जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फिजिक्स से 16वां अध्याय जो कि विद्युत धारा से संबंधित है। तो दोस्तों विद्युत धारा जो कि 16वां अध्याय है उसके संबंध जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की ओर, यानी कि विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। और इसका एसआई जो है मात्रक है दोस्तों विद्युत धारा का एम्पियर, और यह एक अदिश राशि। तो विद्युत धारा कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है दोस्तों। अगर हम बात करें एम्पियर, एक एम्पियर विद्युत धारा की, तो एक एम्पियर जो विद्युत धारा है यह किसी चालक तार में एक एम्पियर यानी कि एक ए विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकेंड 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं, और तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं दोस्तों। प्रतिरोध की अगर हम बात करें रेसिस्टेंस, तो प्रतिरोध जो है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित प्रतिरोध की हम बात करें तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणु तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ओम का ऐसे मात्रक हो जाएगा ओम होता है। मानव शरीर की हम बात करें दोस्तों, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध की परिमाण की जो कोटि है 10⁻6 ओम होता है। कितना? 10⁻6 ओम। अब है दोस्तों ओम का नियम। अगर हम बात करें ओम्स लॉ, तो यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि ओम के नियम के अनुसार कहा गया है कि यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी वोल्ट हो तथा उसमें प्रभावित धारा मेरा आई एम्पियर हो, तो ओम के नियम अनुसार भी समानुपाती क्या हो दोस्तों? आई, यानी भी बराबर, या समानुपाती हटेगा तो भी बराबर क्या होगा? आर आई। जहां आर क्या है? एक नियतांक है जो चालक का प्रतिरोध इसको कहते हैं। अब है ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध, तो जो चालक ओम के नियम का पालन करता है उस प्रतिरोध को ही ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे मैग्नीज का तार। अनओमीय प्रतिरोध की हम बात करें तो जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उस प्रतिरोध को ही अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। चालक की हम बात करें दोस्तों, तो किसी चालक की प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं, और इसे जी से सूचित करते हैं। जैसे जी बराबर 1/r। एसआई मात्रक ओम इनवर्स हो जाएगा, जिसे महो भी कहते हैं। इसका एसआई मात्रक सीमियन भी होता है। तो चालकता का जो है एसआई मात्रक महो या एसआई मात्रक सीमियन भी कहते हैं, ओम मीटर भी कहते हैं और महो भी कहते हैं। इसका विशिष्ट प्रतिरोध की अगर हम बात करें दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध की, तो विशिष्ट जो प्रतिरोध हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई L उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A है, तो R समानुपाती I/A, या R बराबर क्या होगा? QI/A। यहाँ एक क्या है? एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अतः एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। यानी एक ही तार है, क्या है? एक ही तार के पदार्थ से बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? कम, पतला तार का प्रतिरोध अधिक हो जाता है।
अब दोस्तों विशिष्ट चालक, अगर हम बात करें विशिष्ट चालकता की, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के विक्रम को चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे सूचित करते हैं। और एसआई मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। प्रतिरोधों का संयोजन, अगर हम बात करें दोस्तों प्रतिरोधों का संयोजन, तो सामान्यतः प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। तो दोस्तों प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से, तो दो प्रकार से। कौन कौन, एक होता है श्रेणी क्रम, एक क्या होता है श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोध के योग के बराबर था। यानी कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है दोस्तों। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध को किससे मापा जाता है, इसको ओम मीटर से। फ्लोरोसेंट लैंप की हम बात करें, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग प्रतिरोधकता को कम करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों प्रतिरोधकता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप में तो चौक का प्रयोग करते हैं। विद्युत शक्ति की अगर हम बात करें, विद्युत शक्ति की, तो विद्युत शक्ति जो है विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को ही क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत शक्ति कहते हैं। और एसआई मात्रक वाट होता है। किलोवाट घंटा मात्रक अथवा यूनिट की अगर हम बात करें, तो किलोवाट घंटा मात्रक अथवा एक यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रक है जो कि किसी परिपथ में एक घंटा में व्यय होती है। जबकि परिपथ में एक किलोवाट की जो शक्ति है, एक किलोवाट घंटा मात्रक जो हो जाएगा वोल्ट गुना एम्पियर गुना घंटा, वोल्ट गुना एम्पियर गुना घंटा बटे क्या होगा 1000, या क्या होगा वाट गुना घंटा बटे 1000। आमीटर, अगर हम बात करें आमीटर की, आमीटर तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापने के लिए, देखिए विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए आमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं, तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए करते हैं। और इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसा, तो श्रेणी क्रम में। एक आदर्श जो है आमीटर, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है दोस्तों। वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। और इससे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर समांतर क्रम। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होनी चाहिए। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होनी चाहिए। अब दोस्तों फ्यूज तार, अगर हम बात करें फ्यूज तार का, तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है दोस्तों। फ्यूज तार जो है, फ्यूज तार, इसका प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह टीन 63%, शीशा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। यह सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो विद्युत फ्यूज कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, श्रेणी क्रम में। इसका गलनांक कम होता है, तो फ्यूज का गलनांक कम होता है, फ्यूज का गलनांक कम होता है। एक फ्यूज अति भारण से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। तो विद्युत फ्यूज की हम बात करें, तो विद्युत फ्यूज का जो प्रयोग परिपथ में सुरक्षा के लिए, परिपथ में किस लिए करते हैं, सुरक्षा के लिए करते हैं। टीन 63%, शीशा 37% का मिश्र धातु से बना होता है। और परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। गलनांक कम होनी चाहिए और यह विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। ताप दीप्ति बल्बों में, ताप दीप्त बल्बों में फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है दोस्तों। गैल्वेनोमीटर की हम बात करें, गैल्वेनोमीटर तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है गैल्वेनोमीटर। और इसकी सहायता से 10⁻⁶ एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों शंट के उपयोग की, तो शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला, शंट जो है एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर आमीटर बनाया जाता है दोस्तों। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर बारे में जानते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें,
तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो सबसे पहले ट्रांसफर के सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाला एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में, यानी कि उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने में। अब है दोस्तों एसी डायनेमो। एसी डायनेमो यानी कि जनरेटर, अगर हम बात करें तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों एसी डायनेमो यानी कि जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत मोटर की हम बात करें दोस्तों, तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और यह जो है विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जनरेटर और डायनेमो दोनों काम करता है। अब है दिष्टकारी। अगर हम बात करें दोस्तों दिष्टकारी की, तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले जो युक्ति को ही क्या कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं। माइक्रोफोन की हम बात करें दोस्तों, यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत में काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की हम बात करें दोस्तों, डेनमार्क के एक वैज्ञानिक था और स्टेट, इसके द्वारा किया गया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, और स्टेट। कहाँ के वैज्ञानिक थे, डेनमार्क की। प्राथमिक जो है शक्ति स्टेशन, अगर हम बात करें दोस्तों प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है दोस्तों। कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा, तथा उसकी वोल्टता 22,000 वोल्ट या इससे भी अधिक हो सकती है। ग्रिड उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टता बढ़ा देते हैं दोस्तों, और 1,32,000 वोल्ट तक भी इसका हो सकता है, ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय कम हो सके। तो विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय कम हो सके। तो दोस्तों 16वां जो अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव प्लूसेंट उनके फिजिक्स यानी भौतिकी से 17वां अध्याय चुंबकत्व के संबंध में। चुंबकत्व जो कि 17वां अध्याय होगा। और हम बात करें दोस्तों चुंबकत्व की, तो प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड है। प्राकृतिक चुंबक क्या है, तो ये दोस्तों लोहे का ऑक्साइड है। सूत्र की हम बात करें तो Fe3O4 हो जाएगा। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, यानी कि आकार की हम बात करें, शेप की हम बात करें तो कोई निश्चित नहीं होगा। कृत्रिम विधि द्वारा बनाए गए चुंबक को ही दोस्तों कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो कृत्रिम विधि द्वारा बनाए गए चुंबक को कहते हैं कृत्रिम चुंबक। और यह जो है दोस्तों लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि के बनाए जा सकते हैं। तो कृत्रिम चुंबक किसे किसे बनाए जा सकते हैं, लोहा, इस्पात और फिर कोबाल्ट के। और यह विभिन्न आकृति के होती है, जैसे कि छड़ चुंबक हो जाएगा, घोड़ा नाल चुंबक और फिर चुंबकीय सुई आदि। चुंबक लोहे की ओर आकर्षित करता है, यानी चुंबक जो है दोस्तों लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस गुण को ही क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं दोस्तों। चुंबक के सिरों के समीप, चुंबक के जो है सिरों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है और ये क्षेत्र चुंबक के ध्रुव यानी पोल कहलाते हैं। और चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता, यानी कि दोस्तों मान लेते हैं ये क्या है, एक चुंबक है। क्या है, एक चुंबक है। तो ये जो दोनों सिरे होते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ चुंबकत्व का गुण इसमें पाया जाता है। इसको ध्रुव भी कहते हैं, पोल कहते हैं। एक तरफ माइनस हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि एक तरफ क्या होगा माइनस और एक तरफ प्लस। और ये जो मध्य में जो है चुंबकत्व का गुण इसमें नहीं पाया जाता। लेकिन इसको अगर दो भाग में हम टुकड़ा करके काट देंगे तो यह क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये जो है माइनस था, यह क्या प्लस हो जाएगा। और दोनों चुंबक अलग अलग चुंबकत्व की भांति कार्य करने लगेगा। चुंबक को क्षैतिज तल से, यानी चुंबक को क्षैतिज तल से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका जो ध्रुव सदैव उत्तर की ओर, चुंबक को दोस्तों क्षैतिज तल से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका ध्रुव सदैव उत्तर की ओर जबकि दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है।
उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को ही दोस्तों उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यानी कि चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे तो चुंबक क्या होगा, हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर ठहरेगा, और जो दिशा उसका यानी चुंबक का जो ध्रुव उत्तर की ओर होगा उसे उत्तरी ध्रुव, जो ध्रुव दक्षिण की ओर होगा उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होता है दोस्तों उसको ही चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, समान ध्रुव में क्या होगा, प्रतिकर्षण, असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव को ही क्या कहेंगे, परिणामी ध्रुव कहते हैं दोस्तों। चुंबक चुंबकीय पदार्थ से प्रेरण द्वारा चुंबकित उत्पन्न करता है। तो दोस्तों चुंबक जो है किस किस प्रेरणा द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय पदार्थ में प्रेरणा नहीं, चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा जो है चुंबकत्व उत्पन्न करता है। अब है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, मैग्नेटिक फील्ड की, तो चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रभावित हो रही हो, तो चालक पर लगने वाला बल ही दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है दोस्तों। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि हो जाएगा, यह एक सदिश राशि हो जाएगा, और इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको टेस्ला भी कहते हैं दोस्तों, टेस्ला होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला हो जाएगा। अब है दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं। अगर हम बात करें चुंबकीय बल रेखाएं की, तो चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं दोस्तों जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय सुई की हम बात करें उत्तर की तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई किस ओर संकेत करता है, उत्तर की तरफ संकेत करती है। मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की हम बात करें, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, तो चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं सदैव क्या होगा, उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है, और इस चुंबक के अंदर से होती हुई फिर पुनः उत्तर ध्रुव की ओर वापस आ जाती है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबक में दो बल रेखाएं जो है दोस्तों एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता वहां बल रेखाएं पास पास, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर बराबर दूरियों पर होती है दोस्तों। अब है दोस्तों चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर हम बात करें तो चुंबकीय पदार्थ की, तो एक होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ। अगर हम बात करें प्रति चुंबकीय पदार्थ की, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है दोस्तों, प्रति चुंबकीय पदार्थ की हम बात करें तो वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, जैसे कि जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि। ये सब दोस्तों प्रति चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। अब है अनुचुंबकीय पदार्थ। अगर हम बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ की, तो अनुचुंबकीय पदार्थ दोस्तों वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी यानी कि एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन आदि इसके क्या है दोस्तों उदाहरण।
अब है दोस्तों लोह चुंबकीय। अगर हम बात करें लोह चुंबकीय की, तो लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं दोस्तों। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात आदि क्या है इसके एग्जाम्पल है। अब है दोस्तों डोमेन। अगर हम बात करें डोमेन की, तो लोह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है और उनमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं, जिसे दोस्तों डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10⁻18 से लेकर 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व इन डोमेनों के कारण ही होता है दोस्तों। अब है दोस्तों क्यूरी ताप। अगर हम बात करें क्यूरी ताप का, तो क्यूरी ताप जो है, क्यूरी ताप वह ताप है, क्यूरी ताप जो है वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय होता है दोस्तों। लोहा एवं निकेल के लिए क्यूरी ताप का मान क्रमशः 770 डिग्री सेल्सियस या 358 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह है क्यूरी ताप। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और हम बात करें अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का, तो दोस्तों नर्म लोहा का प्रयोग, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करेंगे। अब है दोस्तों भू चुंबकत्व। अगर हम बात करें भू चुंबकत्व का, तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 तत्वों द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। पहला है दिक्पात, फिर नमन कोण, फिर चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक। अगर हम बात करें दोस्तों दिक्पात की, तो किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को ही दोस्तों दिक्पात कोण कहते हैं। नमन कोण की अगर हम बात करें, नमन कोण, तो किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, किसी स्थान पर दोस्तों पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना डिग्री कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। तो दोस्तों पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, तथा विषुवत रेखा पर क्या 0 डिग्री होता है। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की हम बात करें, तो पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु इसका मान लगभग 0.4 गॉस या 0.4 गुना 10⁻⁴ टेस्ला होता है। पृथ्वी दोस्तों एक बहुत बड़ा चुंबक है। अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी क्या है, एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत है। तो दोस्तों पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है किस दिशा की ओर विस्तृत है, तो यह दक्षिण से लेकर उत्तर दिशा में क्या है, विस्तृत है। तो ये था दोस्तों 17वां अध्याय, यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फिजिक्स से 18वां अध्याय परमाणु भौतिकी। तो दोस्तों हम जानेंगे परमाणु भौतिकी के संबंध में। पहला पॉइंट है दोस्तों, परमाणु जो है, परमाणु भौतिकी के पिता अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। यानी कि परमाणु भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, यह जो है रदरफोर्ड को कहा जाता है दोस्तों। हालांकि भारत में परमाणु कार्यक्रम के पिता डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। तो दोस्तों भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। परमाणु की अगर हम बात करें दोस्तों परमाणु की, तो परमाणु वे सूक्ष्मतम कण है, परमाणु जो है वे सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो दोस्तों परमाणु कुल कितने कणों से मिलकर बना है, तो कुल 3 कणों से। कौन कौन वह 3 कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र में अगर हम बात करें, एक नाभिक होता है दोस्तों। परमाणु के केंद्र में कितना नाभिक, एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान
एवं आवेश विपरीत होते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये जो है उदासीन होता है। यानी कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, समान एवं आवेश विपरीत होगा, इसलिए ये क्या होता है, उदासीन। अब दोस्तों मूल कणों की विशेषताएं, अगर हम बात करें मूल कणों की विशेषताएं की, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 गुना 10⁻⁻⁻⁰ kg। हालांकि प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की खोज की हम बात करें दोस्तों, तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 गुना 10⁻⁻27 kg। हालांकि आवेश न्यूट्रॉन पर नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो है एक आवेशहीन आवेश रहित जो है कण है। न्यूट्रॉन की खोज चेडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की हम बात करें तो 9.108 गुना 10⁻⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। हालांकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है दोस्तों -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम यानी कि 19 कूलम होता है। और खोज जो है जे थॉमसन, यानी कि दोस्तों प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन और न्यूट्रॉन का चेडविक हो जाएगा। आज मूल कणों की संख्या 30 से ऊपर हो चुकी है दोस्तों। अगर हम मूल कण की बात करें तो आज जो है 30 से ऊपर पहुंच चुकी है। कुछ प्रमुख मूल कण का विवरण यहाँ नीचे दिया हुआ है, हम इसको जानते हैं। पॉजिट्रॉन की हम बात करें, पॉजिट्रॉन द्रव्यमान होता है 9.108 गुना 10⁻⁻31 kg और आवेश होता है दोस्तों पॉजिट्रॉन का +1.6 गुना 10⁻⁻19। और इसके खोजकर्ता, पॉजिट्रॉन के जो खोजकर्ता हो जाएगा दोस्तों एंडरसन। तो दोस्तों पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएगा, एंडरसन। और विशेष की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है ये। न्यूट्रिनो, इसकी जो खोजकर्ता पाउली ने किया था। इसका द्रव्यमान 0 और आवेश भी क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रिनो का 0 होता है। पाई मेसॉन जो है दोस्तों, पाई मेसॉन, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 274 गुना होता है द्रव्यमान पाई मेसॉन का। आवेश की हम बात करें धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है। और दोस्तों पाई मेसॉन की खोजकर्ता युकावा हो जाएगा। विशेष की हम बात करें तो अस्थाई जीवन काल जो है 10.8 सेकेंड होता है दोस्तों। फोटोन की हम बात करें दोस्तों, द्रव्यमान 0, आवेश 0, खोजकर्ता आइंस्टीन हो जाएगा। और इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश का वेग गुना, अगर हम प्रकाश के वेग की हम बात करें दोस्तों, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। सीधा हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर। किलोमीटर में अगर हम बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों वेग। अब है दोस्तों कैथोड किरण। अगर हम बात करें कैथोड किरण का, तो जब विसर्जन नलिका के सिरों पर 20 किलोवोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है और उसका दाब 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है, तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है और इसे ही दोस्तों कैथोड किरण कहते हैं। अतः कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या है, एक पुंज है। बात करें कैथोड किरण की, तो कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। तो दोस्तों कैथोड किरण को कैसे प्रयोग करेंगे, तो केवल गैस का प्रयोग करके। कैथोड किरणों के उत्पादन में विभव का स्रोत प्रेरण कुंडली होता है। क्या होता है, प्रेरण कुंडली, जो कम विभव के सेल से बहुत उच्च विभव प्रदान करता है और यह पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों कैथोड किरण कौन से सिद्धांत पर, प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कैथोड किरण की हम बात करें यह अदृश्य होती है। कैसा होता है दोस्तों, अदृश्य, यानी दिखाई नहीं पड़ता, सीधी रेखाओं में चलती है। और ये कैथोड किरण एक तो अदृश्य हो जाएगा और फिर सीधी रेखाओं में चलती है। कैथोड किरणें ऋणात्मक होती है दोस्तों। कैसा होता है, ऋणात्मक, इसलिए ये कैथोड से एनोड की ओर जो है गमन करती है। ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। तो कैथोड जो किरणें हैं इलेक्ट्रॉन होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, ऋणात्मक होती है और यह अपनी सतह के लंबवत निकलती है। कैथोड किरण का वेग की हम बात करें दोस्तों, तो प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। कैथोड किरण जो है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाता है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में।
यह गैसों को आयनीकृत कर देती है दोस्तों। कैथोड किरण जो है यह गैसों को आयनीकृत कर देती है एवं धातु पर ऊष्मीय प्रभाव दिखलाती है दोस्तों। यह फोटोग्राफिक प्लेट को भी क्या करता है, कैथोड किरण प्रभावित करती है। कैथोड किरण जो है इसकी भेदन क्षमता कम, तो कैथोड किरण की भेदन क्षमता क्या हो जाएगा दोस्तों, कम होती है और यह पतली धातु के चादर से पार कर जाती है। कैथोड किरणें जब विद्युत क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती है तो इसका रास्ता परवलयकार होगा। तो कैथोड किरण जब विद्युत क्षेत्र से निकलेगा तो क्या होगा, इसका रास्ता परवलयकार होगा। जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे कि टंगस्टन पर गिरती है तो यह जो है एक्स किरणें उत्पन्न करती है दोस्तों। अब है धनात्मक किरणें। अगर हम बात करें धनात्मक किरणें की तो विसर्जन नलिका में यदि छिद्र युक्त कैथोड युक्त किया जाए तो इनमें निकलने वाली किरणें कैथोड किरणों के ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है और एनोड की ओर से कुछ किरणें निकलती है। अतः ये एनोड से निकलने वाली धनावेशित किरणें हैं। इनका पता 1886 ईस्वी में गॉलस्टीन ने लगाया था दोस्तों। तो क्या इसका पता कौन लगाया था, गॉलस्टीन ने। अगर हम गुण की बात करें धनात्मक किरणें की तो धनात्मक किरणें एक तो इसका पता कौन, तो 1886 ईस्वी में गॉलस्टीन लगाया था। धनात्मक नाम से ही परिचित धनात्मक किरणें धनावेशित होगा। कैसा होगा, तो धनात्मक किरणें धनावेशित होती है। ये प्रतिदीप्ति तथा स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है दोस्तों। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। अब है अर्धचालक। अगर हम बात करें दोस्तों अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की तो इसकी प्रतिरोधकता या चालकता धातुओं तथा विद्युत रोधी पदार्थों के बीच की होती है दोस्तों। अर्धचालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, P 10⁻⁵ से क्या हो जाएगा, इसका 10⁻⁶ ओम मीटर तक हो जाएगा। धातु का प्रतिरोधकता यहाँ दिया हुआ है, फिर विद्युत रोधी का प्रतिरोधकता दिया हुआ है। तात्विक जो है अर्धचालक की हम बात करें तो क्या होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हालांकि यौगिक जो अर्धचालक है दोस्तों अकार्बनिक हो जाएगा, CdS, GaAs, CdSe और InP। कार्बनिक जो है एंथ्रासीन, मादित और थेलोसियानिस हो जाएगा। कार्बनिक बहुलक हो जाएगा दोस्तों पॉली पायरोल, पॉली एनिलीन, फिर पॉली थायोफिन। नैज अर्धचालक की हम बात करें दोस्तों, नैज अर्धचालक की तो जिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्टर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, नैज अर्धचालक कहते हैं। नैज अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या Ne, हॉलों की संख्या NH के बराबर होता है, यानी Ne बराबर क्या होगा, NH बराबर Ne। यहाँ Ni इनकी Ni है, यहाँ Ni को नैज वाहक सांद्रता कहते हैं। ये जो है Ni जो है दोस्तों, ये Ni इसको क्या कहते हैं, नैज वाहक सांद्रता कहते हैं। अर्धचालकों में यह अद्वितीय गुण होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ हॉल भी गति करते हैं दोस्तों। हॉल प्रभावी धनात्मक आवेश वाले एक आभासी मुक्त कण की तरह व्यवहार करता है। यह ऋणात्मक विभव की ओर गति करते हैं। ऐसे अर्धचालकों में प्रभावी धारा I, इलेक्ट्रॉन धारा IE एवं हॉल धारा IH के योग के क्या हो जाएगा, बराबर होगा, यानी कि I बराबर क्या होगा, IE + IH। नैज अर्धचालकों की हम बात करें दोस्तों, नैज अर्धचालकों की चालकता उसके ताप पर निर्भर करती है। तो नैज अर्धचालकों की चालकता किस पर निर्भर करता है, तो उसके ताप पर निर्भर करती है, परंतु कक्ष ताप पर इसकी चालकता बहुत ही क्या कम होती है। अब है दोस्तों अपद्रवी अर्धचालक। अगर हम बात करें अपद्रवी अर्धचालक की तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक में यानी कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में मिलाई जाती है तो दोस्तों उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार के पदार्थों को ही अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। वांछित अशुद्धि यानी कि वांछित अशुद्धि को सावधानी पूर्वक मिश्रित करना मादन या अपमिश्रण कहलाता है। वह अशुद्धि परमाणु अपमिश्रण
परमाणु अपमिश्रक कहलाते हैं दोस्तों। इस प्रकार के पदार्थ को मादित अर्धचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मादित अर्धचालक भी कहते हैं। अपमिश्रक ऐसा होना चाहिए जो कि मूल अर्धचालक पदार्थ के जालक को विकृत ना करे। अपमिश्रक के गुण तथा अर्धचालक पदार्थ के अणुओं का आकार लगभग समान होता है दोस्तों। चतुः संयोजक की अगर हम बात करें, चतुः संयोजक, तो SI एवं GE के मादन के लिए 2 प्रकार के अपमिश्रक उपयोग किए जाते हैं। एक तो हो जाएगा पंच संयोजक। क्या हो जाएगा? पंच संयोजक, जैसे आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB, फास्फोरस P आदि। त्रिसंयोजक की अगर हम बात करें दोस्तों, त्रिसंयोजक, तो जैसे इंडियम IN, बोरॉन B, एल्युमिनियम Al, ये सब जो हो जाएगा। दाता की हम बात करें तो पंच संयोजी अपद्रव क्या दाता कहलाते हैं। पंच संयोजी अपद्रव जो है दोस्तों, इसे ही क्या कहते हैं? दाता। ग्राही की हम बात करें एक्सेप्टर, तो त्रिसंयोजी अपद्रव परमाणु क्या ग्राही कहा जाते हैं दोस्तों। डोपिंग की हम बात करें, डोपिंग की, तो अपद्रव मिलाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में जानेंगे दोस्तों। और हम बात करें एन प्रकार के अर्धचालक की, तो एन प्रकार के अर्धचालक ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है। तो क्या होता है दोस्तों? एन प्रकार के अर्धचालक में ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, उसे ही एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। पंच संयोजक अपमिश्रक विद्युत चालक के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है दोस्तों, और इसलिए इसे दाता अशुद्धि कहते हैं। अतः पंच संयोजक अपमिश्रक के साथ अपमिश्रण होने पर नए अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा हॉल अल्पांश आवेशवाहक बन जाते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक के लिए Ne ग्रेटर देन क्या होगा? NH। पी प्रकार के अर्धचालक की हम बात करें दोस्तों, पी प्रकार के अर्धचालक की, तो जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों यानी कि होल की गति के कारण होता है, उन्हें पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अपद्रव मिलाने से ऐसे अर्धचालक प्राप्त होते हैं। ऐसे अर्धचालक के लिए होल बहुसंख्यक वाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक है। अतः पी प्रकार के अर्धचालक के लिए Ne ग्रेटर देन क्या होगा? Ne, NH बराबर। ताप बढ़ाने पर, तापमान अगर हम बढ़ा देंगे दोस्तों, तो अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, परंतु चालक की चालकता क्या होती है? घटती है। यानी कि दोस्तों टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता तो बढ़ जाएगा, लेकिन चालक की चालकता क्या होगा? घट जाएगा। अब है दोस्तों पीएन संधि। अगर हम बात करें पीएन संधि की, तो पीएन संधि बहुत सी अर्धचालक युक्तियों जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की मूल इकाई है दोस्तों पीएन संधि। अर्धचालक डायोड की अगर हम बात करें, अर्धचालक डायोड, तो यह मूल रूप से यानी कि अर्धचालक डायोड जो है यह मूल रूप में एक पीएन संधि होती है दोस्तों, जिसके सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं ताकि इस संधि पर कोई बाह्य वोल्टता अनुप्रयुक्त की जा सके। अब है दोस्तों अग्रदिशिक बायस, इसमें पीएन संधि डायोड। तो अग्रदिशिक बायस में पीएन संधि डायोड, जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता भी इस प्रकार प्रयुक्त की जाती है कि बैटरी का धन टर्मिनल P फलक तथा ऋण टर्मिनल N फलक से संयोजित करते हैं, तो इसे ही अग्रदिशिक बायसित कहते हैं दोस्तों। अब है पश्च दिशिक बायस में पीएन संधि डायोड। पश्च दिशिक बायस में पीएन संधि डायोड। तो दोस्तों जब किसी अर्धचालक डायोड के
दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता यानी भी इस प्रकार अनुप्रयुक्त करते हैं कि बैटरी के धन टर्मिनल को एन फलक से बैटरी के धन टर्मिनल को एन फलक से तथा ऋण टर्मिनल को पी फलक से जोड़ते हैं तो डायोड को पश्चदिशिक बायसित कहते हैं दोस्तों। अब है डायोड वाल्व। अगर हम बात करें डायोड वाल्व का, तो डायोड वाल्व वैज्ञानिक फ्लेमिंग के द्वारा सन 1904 ईस्वी में निर्मित यह एक ऐसी निर्वात नलिका। डायोड वाल्व जो है दोस्तों, फ्लेमिंग अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1904 ईस्वी में निर्मित एक ऐसी निर्वात नलिका है जिसमें केवल दो ही इलेक्ट्रोड तंतु और प्लेट होते हैं। तंतु टंगस्टन का एक पतला तार होता है। तंतु क्या होता है? तो टंगस्टन का एक पतला सा तार होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। इसे बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दोस्तों, जो ऋणावेशित प्लेट की ओर चलते हैं और इससे डायोड परिपथ में प्लेट धारा के का प्रवाह होने लगता है। प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके चार्ल्स लेगुमर नियम का पालन करती है दोस्तों। तो प्लेट धारा जो है किसका पालन करता है? प्लेट जो धारा है यह ओम का नियम का पालन नहीं करता है, यह चार्ल्स लेगुमर नियम का पालन करता है, जो कि चार्ल्स लेगुमर जो नियम है दोस्तों वह आई समानुपाती क्या है? V3/2। कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को अंतराल आवेश कहा जाता है दोस्तों। अब है उपयोग। अगर हम उपयोग की बात करें तो डायोड वाल्व रिजुकारी के रूप में प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों डायोड जो है वाल्व रिजुकारी के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को डीसी यानी कि दिष्ट धारा में बदलते हैं डायोड। अब है दोस्तों ट्रायोड वाल्व। अगर हम बात करें ट्रायोड वाल्व का, तो यह 3 इलेक्ट्रोड प्लेट ग्रिड व तंतु वाली एक निर्वात नलिका है दोस्तों, और इसका निर्माण 1907 ईस्वी में लीडी फोरेस्ट जो कि अमेरिका के थे इन्होंने किया था। उपयोग की हम बात करें ट्रायोड वाल्व का, इसका उपयोग जो है ट्रायोड वाल्व का प्रवर्धक, दौलित, प्रेसी एवं संसूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। जेनर डायोड की हम बात करें दोस्तों, जेनर डायोड, तो इसका आविष्कार सी जेनर ने किया था। जेनर डायोड का आविष्कार सी जेनर ने किया था। इसे भंजन क्षेत्र में पश्चदिशिक बायस में परिचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका उपयोग वोल्टता नियंत्रक के रूप में भी दोस्तों किया जाता है। फोटो डायोड। अगर हम बात करें फोटो डायोड का, तो इसका उपयोग प्रकाशित संकेतों के संसूचक में होता है। तो फोटो डायोड जो है दोस्तों, इसका उपयोग प्रकाशित संकेतों के संसूचक में होता है। अब है दोस्तों प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसको एलईडी कहते हैं। तो दोस्तों एलईडी इसका आविष्कार निक होलोनियाक ने किया था। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी, इसका फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, जिसका आविष्कार दोस्तों निक होलोनियाक ने किया था। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एलईडी क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करता है। जिन अर्धचालकों का उपयोग दृश्य एलईडी के निर्माण में होता है उनका बैंड अंतराल कम से कम 1.8 ईवी होनी चाहिए दोस्तों। दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रमी परिसर लगभग 0.4 म्यूएम से लेकर 0.7 म्यूएम तक होता है, अर्थात लगभग 3 ईवी से लेकर 1.8 ईवी तक होता है दोस्तों। यौगिक अर्धचालक गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस का उपयोग विभिन्न वर्गों के एलईडी के निर्माण में किया जाता है, जैसे कि GaAs 0.6, P 0.4 क्या छोटी कोश है, फिर G -1.9 ईवी इसका उपयोग लाल एलईडी बनाने में, तथा GaAs कोष्ठ G 1.5 ईवी कोष्ठ 1 इसका उपयोग अवरक्त एलईडी बनाने में, और इन एलईडी का उपयोग सुदूर नियंत्रण, चोर घंटी संयंत्रों, प्रकाशिक संचार आदि में प्रयोग किया जाता है दोस्तों।
प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अगर हम बात करें दोस्तों प्रकाश उत्सर्जक डायोड का, तो यह जो है विद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों प्रकाश उत्सर्जक डायोड कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत संदीप्ति सिद्धांत पर काम करता है। अब है दोस्तों सौर सेल। अगर हम बात करें सौर सेल का, तो दोस्तों सौर सेल की हम बात करें तो सौर सेल मूल रूप से एक ऐसी पीएन संधि होती है। सौर सेल जो है एक ऐसी मूल रूप से पीएन संधि होती है जो सौर विकिरणों के आपतित होने पर ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करती है। यह फोटो डायोड के सिद्धांत पर ही काम करती है। तो दोस्तों सौर सेल के सिद्धांत पर काम करता है, तो फोटो डायोड सिद्धांत पर। सौर सेल के निर्माण की अगर हम बात करें, सौर सेल के निर्माण की, तो सौर सेल के निर्माण के लिए आदर्श पदार्थ के रूप में उन अर्धचालकों को लेते हैं जिनका बैंड अंतराल 1.5 eV के निकट होता है। सौर सेलों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक पदार्थ जैसे Se, GaAs, Cd, Te तथा CuLnSe आदि है। सौर सेलों के निर्माण के लिए दोस्तों पदार्थों के चयन के लिए प्रमुख कसौटियां हैं, जैसे बैंड अंतराल कितना होना चाहिए, तो 1.0 से लेकर 1.8 eV तक। अधिक प्रकाश अवशोषण क्षमता उसमें होना चाहिए, जैसे कि 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। फिर विद्युत चालकता उसमें होनी चाहिए और कच्चे पदार्थ की उपलब्ध तथा लागत। अब है दोस्तों संधि ट्रांजिस्टर। अगर हम बात करें संधि ट्रांजिस्टर की, तो 1947 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार करने का श्रेय बेल टेलीफोन प्रयोगशाला यूएसए के जे बार्डिन तथा WH बेटन को जाता है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर के आविष्कार किसने किया था? बार्डिन और बेटन ने किया था। कब? तो 1947 में। कहाँ के थे? तो यह यूएसए के एक प्रयोगशाला बेल टेलीफोन प्रयोगशाला से इसका संबंध था। यह ट्रांजिस्टर एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर था दोस्तों। पहले संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1900 पहला जो संधि ट्रांजिस्टर है इसका आविष्कार 1951 ईस्वी में विलियम शॉकले ने किया था। विलियम शॉकले ने दो पीएन संधियों को एक दूसरे के पश्च फलकों को जोड़कर किया। अब दोस्तों जब तक केवल संधि ट्रांजिस्टर ज्ञात था, यानी कि जब तक केवल संधि ट्रांजिस्टर ज्ञात था, इसे केवल ट्रांजिस्टर कहा जाता था। परंतु समय के साथ नए नए ट्रांजिस्टरों का आविष्कार हुआ। वह नए ट्रांजिस्टर को पुरानों से भेद करने के लिए इन्हें द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर कहते हैं। किसी ट्रांजिस्टर में 3 अपमिश्रित क्षेत्र होते हैं। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर में कितने अपमिश्रित क्षेत्र होते हैं? तो कुल 3, जो मिलकर अपने बीच में 2 पीएन संधि बनाते हैं। एक है एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें एन प्रकार के अर्धचालक के 2 खंड, एक होता है उत्सर्जक और तथा संग्राहक। पी प्रकार के अर्धचालक के एक खंड आधार द्वारा पृथक किए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें पी प्रकार के अर्धचालक के 2 खंड उत्सर्जक एवं संग्राहक, एन प्रकार के अर्धचालक के एक खंड आधार द्वारा पृथक किए जाते हैं। उत्सर्जक की अगर हम बात करें उत्सर्जक की, तो यह ट्रांजिस्टर में प्रभावित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है। तो दोस्तों उत्सर्जक की हम बात करें तो उत्सर्जक जो है यह ट्रांजिस्टर में प्रभावित धारा के लिए बहुसंख्यक आवेश वाहक की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है। आधार जो है दोस्तों बेस, यह केंद्रीय खंड होता है। तो बेस क्या है? यह केंद्रीय खंड होता है। यह अत्यंत पतला तथा कम अपमिश्रित होता है। संग्राहक की बात करें हम दोस्तों, संग्राहक जो है यह खंड उत्सर्जक द्वारा प्रदान किए गए बहुसंख्यक आवेश वाहकों के अधिकांश भाग का संग्रहण करता है। संग्राहक फलक साधारण अपमिश्रित होता है, परंतु साइज में यह उत्सर्जक से क्या होता है दोस्तों? बड़ा होता है। अब है दोस्तों ट्रांजिस्टर का उपयोग। अगर हम ट्रांजिस्टर के उपयोग की बात करें तो मूल रूप से इसका आविष्कार प्रवर्धक की भांति कार्य करने के लिए किया गया था। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर के उपयोग में हम बात करें तो मूल रूप से इसका आविष्कार प्रवर्धक की भांति कार्य करने के लिए किया गया था। प्रवर्धक की भांति कार्य करने के लिए किया गया था, जो किसी सिग्नल को आवर्धित
प्रति उत्पन्न करता है। वर्तमान में दोस्तों ट्रांजिस्टर का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। वर्तमान की हम बात करें तो ट्रांजिस्टर का जो उपयोग है अनेक प्रकार से होता है। इसे प्रवर्धक, एम्पलीफायर, स्विच, वोल्टेज नियामक रेगुलेटर के रूप में, फिर सिग्नल मॉड्यूलेटर, ऑसिलेटर आदि के रूप में किया जाता है। दोस्तों पहले जो कार्य ट्रायोड से किए जाते थे वे अधिकांश अब ट्रांजिस्टर से ही दोस्तों किए जाते हैं। अब है दोस्तों अतिचालकता। अगर हम बात करें अतिचालकता की तो इसकी खोज 1911 ईस्वी में कैमर लिंथ ऑन्स ने किया था। तो दोस्तों अतिचालकता की खोज किसने किया था? कैमर लिंथ ऑन्स ने किया था। कब? तो 1911 ईस्वी। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? शून्य हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है। तो दोस्तों अतिचालक क्या होता है? पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, अर्थात वह पूर्ण चुंबकीय कवच होता है जिसे कोई चुंबकीय बल रेखा भेद कर उसके अंदर नहीं जा सकती। 4.2 के यानी कि -268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अतिचालक बन जाता है। तो दोस्तों पारा कितना डिग्री सेल्सियस पर अतिचालक हो जाता है? तो -268.8 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि 4.2 के पर। नियोबिस्टीन काफी ऊंचे ताप यानी 100 के पर भी अतिचालकता प्राप्त कर लेती है। अतिचालकता के इस महत्व को देखते हुए दोस्तों भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में एक राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। तो दोस्तों भारत सरकार ने 1991 ईस्वी में किसकी स्थापना किया? कौन से बोर्ड का? तो राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। घड़ी में क्वार्टर क्रिस्टल का काम दाब यानी पाइजो विद्युत प्रभाव पर ही आधारित है। दोस्तों तो ये था दोस्तों 18वां अध्याय जो यहाँ संपन्न होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर अपने हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव प्लूसेंट का फिजिक्स से 19वां अध्याय। 19वां अध्याय दोस्तों जो कि रेडियो सक्रियता के संबंध में। 19वां अध्याय रेडियो सक्रियता। और हम बात करें दोस्तों रेडियो सक्रियता की तो रेडियो सक्रियता की खोज जो है फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकरल और पी क्यूरी तथा एम क्यूरी यानी मैडम क्यूरी, पी क्यूरी और हेनरी बेकरल ने किया था जो कि फ्रेंच के वैज्ञानिक थे और इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज किया था दोस्तों। और इन तीनों को रेडियो सक्रियता की खोज के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 यानी कि जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 यानी कि 83 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी होते हैं दोस्तों। वे क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती है। और ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं दोस्तों। तथा किरणों के उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। गामा किरणें की हम बात करें दोस्तों तो गामा किरणें अल्फा और बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होते हैं। यानी गामा किरण जो है अल्फा और बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होते हैं। रॉबर्ट पीरे और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। तो दोस्तों रेडियम की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पीरे और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा में दोस्तों बदल जाते हैं। और हम बात करें दोस्तों अल्फा, बीटा और गामा किरणों के गुण के बारे में तो अल्फा जो है दोस्तों अल्फा इसकी उत्पत्ति नाभिक से उत्पत्ति की हम बात करें तो अल्फा की उत्पत्ति नाभिक से, बीटा का भी क्या होता है? नाभिक से और गामा की उत्पत्ति भी नाभिक से। यानी दोस्तों अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणें की उत्पत्ति जो है क्या होता है? नाभिक से ही होता है दोस्तों।
प्रकृति की हम बात करें नेचर की, तो अल्फा का जो है नेचर क्या होता है, अल्फा धनात्मक, हालांकि बीटा ऋणात्मक और गामा क्या होता है, उदासीन। रचना की हम बात करें दोस्तों तो 2He4 होता है अल्फा का, 1E0 क्या होता है बीटा का, और यह फोटोन गामा का हो जाएगा दोस्तों। अगर हम द्रव्यमान की बात करें दोस्तों तो अल्फा का द्रव्यमान 6.6 × 10⁻⁻27 kg, हालांकि दोस्तों बीटा की हम ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा और ये बीटा और ये गामा। तो हम बात करें द्रव्यमान की दोस्तों तो अल्फा का जो द्रव्यमान है यह 6.6 × 10⁻⁻27 kg, बीटा का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg, और गामा का दोस्तों द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। आवेश की हम बात करें दोस्तों तो अल्फा का जो आवेश है +2E, और गामा का अल्फा का क्या हो जाएगा +2E, और बीटा का -1.6 × 10⁻19 कूलम, और फिर 0 हो जाएगा दोस्तों इसका गामा। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है कौन, अल्फा, और बीटा भी क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है, और गामा भी क्या करता है, प्रभावित करता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जो दोस्तों अल्फा और बीटा पर पड़ता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता की हम बात करें दोस्तों, सबसे अधिक भेदन क्षमता ये जो है गामा किरण की, तो सबसे अधिक भेदन क्षमता कौन सी किरण का, गामा किरण की होती है, और सबसे अधिक आयनन क्षमता दोस्तों हो जाएगा अल्फा किरण की होती है। तो सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण, और सबसे अधिक भेदन क्या हो जाएगा, गामा किरण की। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में दोस्तों 4 इकाई क्या होता है, कमी होती है। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। अल्फा बीटा और गामा, अगर हम बात करें अल्फा बीटा और गामा किरणों की, तो अल्फा बीटा और गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सॉडी-हॉजन नियम भी कहते हैं दोस्तों। रेडियो सक्रियता की माप जो है दोस्तों GM काउंटर से की जाती है। तो रेडियो सक्रियता की माप कैसे किया जाता है, GM काउंटर से। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि दोस्तों जितने समय में रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाए वह समय उस तत्व का अर्ध जीवन काल कहलाता है, और इसे दोस्तों प्रायः HL या T हाफ से सूचित करते हैं। अभ्रकोष्ठ की हम बात करें दोस्तों, अभ्रकोष्ठ की, तो अभ्रकोष्ठ तक की हम बात करें, अभ्रकोष्ठ तो इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने, उसकी ऊर्जा को मापने आदि के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों अभ्रकोष्ठ का। और इसका आविष्कार CRT विल्सन ने किया दोस्तों। अभ्रकोष्ठ का आविष्कार किसने किया था, CRT विल्सन ने किया था। और प्रयोग की हम बात करें तो इसका प्रयोग इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने में, उनकी ऊर्जा को मापने में किया जाता है। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे, और हम बात करें जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का आकलन दोस्तों कार्बन 14 C14 भी इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, तो C14 जिसकी खोज दोस्तों लीवी ने किया था। तो कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन। और इस विधि में जीवाश्म या मृत पेड़ पौधों में प्राप्त कार्बन के 2 समस्थानिक यानी कि C6 12 और C6 क्या होगा 14 के अनुपात ज्ञात करके आयु का दोस्तों निर्धारण किया जाता है। अब है दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। अगर हम बात करें द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की, तो 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया था दोस्तों, जिसे आपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के संबंध में 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया था, जिसको क्या कहते हैं, आपेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। और इसके अनुसार दोस्तों द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित ही होते हैं तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है दोस्तों।
यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, प्रकाश का वेग c है तो इस द्रव्यमान के संबंध में ऊर्जा जो है दोस्तों E बराबर क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर हो जाएगा। आइंस्टीन, दोस्तों हम बात करें आइंस्टीन की तो जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे। आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में, और वह कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के। और इसको 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सूर्य से पृथ्वी लगातार ऊर्जा उष्मा के रूप में नहीं, क्योंकि सूर्य से जो है पृथ्वी को दोस्तों लगातार ऊर्जा उष्मा के रूप में प्राप्त हो रही है। किस रूप में, तो उष्मा के रूप में, जिसके फलस्वरूप दोस्तों सूर्य का द्रव्यमान लगातार घटता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकेंड 4×10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों इसका द्रव्यमान लगभग 4×10⁹ kg प्रति सेकेंड की दर से घट रही है। परंतु दोस्तों सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है, सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि वह लगातार 1000 करोड़ वर्ष तक इसी तरह से ऊर्जा देता रहेगा। तो दोस्तों 19वां जो अध्याय है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव प्लूसेंट का भौतिकी विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से जो है दोस्तों 20वां अध्याय के संबंध में जानेंगे, जो कि 20वां अध्याय है नाभिकीय विखंडन तथा संलयन। क्या है 20वां अध्याय, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, इसके संबंध में दोस्तों जानेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं नाभिकीय विखंडन। अगर हम बात करें नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन की, तो दोस्तों वह नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक यानी कि वह नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो भागों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है दोस्तों। और विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रासमैन एवं हॉर्न के द्वारा दिखाया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसके द्वारा दिखाया गया था, तो स्ट्रासमैन एवं हॉर्न के द्वारा दिखाया गया था। जबकि यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो यह पाया कि यूरेनियम के नाभिक 2 खंडों में विभाजित हो जाते हैं। अब है दोस्तों श्रृंखला अभिक्रिया। अगर हम बात करें श्रृंखला अभिक्रिया की, तो जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं दोस्तों। और ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं और इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है दोस्तों, और इसे ही श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के श्रृंखला अभिक्रिया। एक है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरा है दोस्तों नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। आइए बारी बारी जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अगर हम बात करें दोस्तों अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की, तो इस अभिक्रिया में 3 नए निकलने वाले न्यूट्रॉन पर नियंत्रण नहीं होता। इसके कारण दोस्तों नाभिकों के विखंडन की दर 13927 के अनुसार होती है। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होता है दोस्तों। तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में ऊर्जा क्या होता है, अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है तथा बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश कर सकती है। इस अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम यही अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो है यह अभिक्रिया किसमें, परमाणु बम में होता है। आइए दोस्तों जानते हैं परमाणु बम के संबंध में। परमाणु बम की अगर हम बात करें, इसको इंग्लिश में एटम बम कहते हैं। तो परमाणु बम इसका विकास जे रॉबर्ट ओपेनहायर ने किया था। तो दोस्तों परमाणु बम इसका विकास किसने किया था, जे रॉबर्ट ओपेनहायर
के निर्देशन पर अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। तो परमाणु बम का जो विकास है ये रॉबर्ट ओपेनहाइमर के निर्देशन में अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, तो किस प्रोजेक्ट के तहत, तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत से किया गया था। कब, तो द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों जानते हैं 1939 में प्रारंभ हुआ था और 45 में क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। इसमें विश्व के लगभग 61 देश भाग लिया था। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 92, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम जो है 239, यानी कि प्लूटोनियम 94, Pu 239 का प्रयोग किया जाता है किसके, परमाणु बम बनाने में। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही किया गया था दोस्तों। और ये जो है परमाणु बम, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कौन से विश्व युद्ध में, तो द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था, जापान के विरुद्ध किया गया था। तो किसके विरुद्ध, तो जापान के विरुद्ध किया गया था। किसने किया था, अमेरिका ने प्रयोग किया था। और प्रयोग कब किया था, 6 अगस्त 1945, फिर 9 अगस्त 1945। कहाँ, तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर इसका प्रयोग किया गया था दोस्तों, यानी कि गिराया गया था। इसमें बहुत भारी मात्रा में उनकी जो है मतलब कि जनमाल की जो है क्षति भी हुआ था इसमें। अब है दोस्तों नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जैसे कि दूसरा देखे थे, एक क्या था अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और ये दूसरा क्या है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो हम ये अब देखेंगे दूसरा जो कि क्या है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। यह अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। तो दोस्तों नियंत्रित जो है श्रृंखला अभिक्रिया कैसे होगा, यह धीरे धीरे होती है और इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है दोस्तों। परमाणु भट्ठी नाभिकीय रिएक्टर में यही अभिक्रिया, यानी परमाणु भट्ठी में दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं, किसका, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का। परमाणु भट्ठी की हम बात करें दोस्तों एटॉमिक पाइल का, तो नाभिकीय रिएक्टर की हम बात करें यानी परमाणु भट्ठी में, या इसी को नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था दोस्तों, शिकागो विश्वविद्यालय में। किसने बनाया था, तो प्रोफेसर फर्मी के द्वारा। अब दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो पहला दोस्तों दिया हुआ है रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का। रिएक्टर में मंदक के रूप में, क्योंकि हम बात करें मंदक के रूप में, तो भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमी करता है। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार, दोस्तों रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम का प्रयोग करते हैं या बोरोन का क्षार का उपयोग किया जाता है और इसकी ही सहायता से दोस्तों नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉनों में 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। अब दोस्तों नाभिकीय रिएक्टरों का उपयोग, अगर हम बात करें नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग का, तो इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग का, तो इससे जो प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा है, तो नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किया जा सकता है, जिसका उपयोग चिकित्सा, विज्ञान, कृषि आदि में किया जा सकता है। अब है दोस्तों नाभिकीय संलयन। अगर हम बात करें नाभिकीय संलयन की, न्यूक्लियर फिजन, तो जब 2 या 2 से अधिक, कितना, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। यानी कि दोस्तों नाभिकीय संलयन में जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, वह अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। और एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है 1H2 + 1H3 = क्या हो जाएगा 2He4 + 0N1 + क्या होगा 7.6 MeV। सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन से ही है दोस्तों। यानी कि सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत जो है क्या है दोस्तों, यह नाभिकीय संलयन ही है। नाभिकों को संलयित करने के लिए
करीब 10⁸ केल्विन के उच्च ताप तथा अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है दोस्तों। और हम बात करें नाभिकों को संचालित करने के लिए तापमान कितना चाहिए, तो करीब 10⁸ केल्विन और दाब अत्यधिक उच्च चाहिए दोस्तों। हाइड्रोजन बम की हम बात करें दोस्तों, इसका विकास एडवर्ड टेलर ने किया था। तो हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था दोस्तों, एडवर्ड टेलर ने। इससे पहले हम पढ़े थे परमाणु बम, जो कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था ओपन हियर के निर्देशन में अमेरिका में। यह है दोस्तों हाइड्रोजन बम, जो कि नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। और यह जो है हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था। कब, 1952 ईस्वी में किया था दोस्तों हाइड्रोजन बम का आविष्कार। यह अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। यह बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है दोस्तों। यानी कि हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम की अपेक्षा कितना गुना ज़्यादा शक्तिशाली, तो 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो दोस्तों 20वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।